वो अपनी फर्स्ट एड करने के लिए जो उनके पास फील्ड पट्टी होती है उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया था, यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा सर फट जाता। गोली सीने की तरफ चलाई थी, यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को उस परमात्मा ने इकट्ठे कर दिया होगा, जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचेट हो गई। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब मेरा वेपन उठा करके जा रहा था, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया, तो एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूं। तब एक आंतरिक आवाज एकदम से आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसके ऊपर हमला किया तो उसके कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर गिरा, जब तक निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा सर फटा। अरे फौजी हैं तो मरने के लिए हैं, उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूं सर। फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वर्दी वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, आज ये मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि मैं अपने जीवन में पहली बार परमवीर चक्र विजेता से बात करने जा रहा हूं। आज हमारे वर्दी वाले के इस पॉडकास्ट में मेहमान है लिविंग लेजेंड योगेंद्र यादव जी, जो भारत के परमवीर चक्र विजेता हैं। करगिल युद्ध में इनकी भूमिका पूरे विश्व विख्यात है। आज इनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और ये हो सकता है संभवतः पॉडकास्ट में लोगों को ये लग सकता है कि पत्रकार से ज़्यादा मैं फ़ैन मूवमेंट पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए जीवन में ये पहली बार है कि मैं परमवीर चक्र विजेता से मुझे बात करने का अवसर मिला है। तो आपका बहुत धन्यवाद सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। 16 साल की उम्र सर, मतलब मुझे जहाँ तक ध्यान में है कि 16 साल की उम्र में मैं सर गलियों में खेला करता था, घूमा करता था, स्कूल जाया करता था, चूँकि घर वाले स्कूल भेजते थे आपको पढ़ने के लिए। 16 साल की उम्र में मेरी कल्पना में कोई ऐसा व्यक्ति, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ मेरी कल्पना में ये नहीं था कि 16 साल की उम्र में कोई व्यक्ति युद्ध लड़ सकता है, और सिर्फ युद्ध नहीं लड़ सकता है, दुश्मनों को दांत खट्टे कर सकता है। 16 साल 5 महीना मेरे ख्याल से यही उम्र रही आपकी जब आप सेना में गए सर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जो ना कि 16 साल की अवस्था में इसी धरती पर पैदा हुआ। एक ऐसा बालक भी था, ऐसा युवा भी था, ऐसा योद्धा भी था जिसने दुनिया के धनुर्धर, जो पूरी दुनिया को जीतने की सामर्थ्य रखने वाले उन योद्धाओं के द्वारा रचित चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। ये इसी हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ अभिमन्यु था जी। तो ये जो धरती है हमारी, ये तो जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। कौन सा गुण हमारे मन मस्तिष्क पर हावी होगा, किस समय होगा, किस स्थिति में होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन इतना जानते हैं, इतना तो आध्यात्म में सिखाया है, बताया है कि ये शरीर तो हम नहीं हैं, हम तो एक आत्मा है। और आत्मा जब गर्भ में आती है तो उस आत्मा का पूरा जीवन इतिहास उस दिन लिख दिया होता है। कितने व्यक्तियों से मिलना है, क्या करना है, यश अपयश, लाभ हानि, किस जगह कितना काम करोगे, कितनी जगह कहाँ पर रहोगे, कितने सांस, कितना खाना, सब कुछ एक निश्चित है, सुनिश्चित है। तो ये जो आज जो मेरे साथ हुआ है, कोई अगर मैं लोगों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला होगा, है ना, लेकिन मुझे परमात्मा ने शुरुआत से ही उस परिस्थिति में डाल दिया था। बचपन था, जब खेलने कूदने की उम्र थी, तब खेतों में काम करने का मौका मिल गया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी पैदा होगी कि अगर खेत में काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। पिता बीमार हुए। अच्छा। तो दोनों बड़े भाई, हम, मेरा बड़ा भाई और मैं, हमने खेती का कारोबार संभाला। क्यों?
क्योंकि खेती घर चलाने का जरिया थी। खेती नहीं करेंगे तो घर में अनाज नहीं आएगा, अनाज नहीं आएगा तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, पिता का इलाज नहीं हो पाएगा। तो वो परिस्थिति पैदा की, खेतों में बरसात में, गर्मी में, जाड़े में काम करना। पहले तो ये गांव में वो गुड़ बनाने वाले कोल्हू चला करते थे, है ना। दिन में गन्ने काटने, हाँ, रात को वो कोल्हू में गुड़ बनाना, हाँ, सुबह स्कूल भी जाना है। हाँ, तो घर स्कूल खेत, खेत घर स्कूल, तो ऐसी ट्रेंगल वाली परिस्थिति ईश्वर ने पैदा की। हाँ, तो शायद वो उस काबिल या उस सांचे में या ढांचे में ढाल रहा था। फिर पिता थोड़े ठीक हुए तो गांव का एक वो नहीं होता, कल्चर होता गांव का, कि गांव में जो साथ के लोग होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों, युवा हों, कोई भी हो, तो वो बैठ कर के बातें करते हैं शाम को। तो बेसिकली गांव में तो सारे किसान जो दोस्त होते थे वो शाम को बैठ कर के, अरे दिन भर की चर्चाएं चलती थी, बचपन की कोई यादें होती थी, उन यादों को आपस में शेयर किया करते थे। अरे हमने ये किया था, हमने ये किया था। और जो घर में होता था, बच्चे होते थे घर में, उनका काम क्या था, उस पानी पिलाना, बुजुर्ग हैं तो वहाँ हुक्का भरना, हुक्के की चिलम भरते थे, है ना। अब तो वो जब उनकी बातें बैठ करके सुना करते थे, बच्चे थे। तो एक दिन जब बता रहे थे कि हम लाहौर तक पहुंच गए थे 71 में, चारों तरफ लाशें पड़ी थी, न खाना मिलता, न पानी मिलता, न सोना मिलता है, लेकिन फौज फिर भी लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। तब मन में ये शंकाएं आती थी, यार बिना खाना खाए, बिना सोए कैसे काम करते हो। तब ऊपर वाले आपकी मन की बात सुनते हो तो कहते हैं कि अच्छा बच्चू, हाँ, अभी भेजने वाला तो हूं। तभी वो भाव दिया उसने, नहीं यार इन परिस्थितियों को देखना है, जीना है इन परिस्थितियों को। फिर 6 क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ने का मौका मिल गया, जिसने अकेले पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। उसकी कहानी को पढ़कर के फिर एक लाइफ का पर्पज मिल गया। हम 2 तरह की लाइफ जीते हैं, सक्सेस ऑफ लाइफ और पर्पज ऑफ लाइफ। सक्सेस मेहनत करोगे मिल जाएगी, लेकिन लाइफ का अगर पर्पज पे नहीं चले तो ये सक्सेस एक दिन बेकार हो जाएगी। तो अपने आप से पूछा, क्यों जाना है फौज में? आपको आपका प्रश्न आप ही से उत्तर मिलेगा, उसका दूसरा नहीं दे सकता, और वो उत्तर आपकी आत्मा देती है। तभी एक अंदर से एक प्रेरणा उठी, यार युद्ध लड़ना है। बस वो जो एक मोटिवेशन जिसको बोलते हैं ना, इनर मोटिवेशन, वो मिल गया। फिर वो तो क्योंकि माइंड क्या करता है, माइंड जितने भी हम थॉट्स या चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, क्या उसका इमेज क्रिएट करता है। वो युद्ध की इमेज क्रिएट कर दिया। और फिर बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है उस इमेज के ऊपर अपने विचारों को पैदा करना। बस उस इमेज को जीने लग गया मैं। अच्छा। आंखों से नहीं, हृदय से जीने लगा। और जब हम किसी चीज़ को जीने लगते हैं ना, तो पूरी कायनात उस चीज़ को पूरा करने में लग जाती है। कोई मैं स्पेशल तो नहीं था जो पहली बार एक बार कागज़ उठा करके भर्ती देखने गया और पहली बार में सिलेक्शन हो गया। लेकिन माँ को बच्चे का पता होता है। माँ बच्चे की काबिलियत भी जानती है, कमजोरी भी जानती है, उसके हर गुण से वाकिफ़ होती है। तभी तो माँ ने जो है बोला, इसमें मत भेजो, ये भर्ती हो जाएगा। मेरे पिता और भाई बोलता है, अच्छा इसके लिए अलग से वैकेंसी क्रिएट हुई है क्या, स्पेशल? हाँ, रिजर्व है क्या इसकी वैकेंसी? बोला देख लेना, भर्ती हो जाएगा। और तब 16 साल 5 महीने में हम फौज में चला गया। तो घर पे क्या माहौल बना फिर? घर पे तो माहौल फिर तो जो है, क्योंकि बड़ा भाई फौज में, मैं भी फौज में, तो एक खुशी का माहौल था। देखिए, एक किसान के घर में अगर एक बच्चा अगर सरकारी नौकरी लग जाता है ना, उस घर की दशा और दिशा बदल जाती है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जो
उसके जो जो रहने का स्तर है वो बदली हो जाता है। तो हम 2 भाई फौज में लग गए, तो पिता का तो ठिकाना नहीं था। गर्व करने के लिए एक पिता पे यही होता है कि उसकी औलाद जब कामयाब हो जाती है ना, तो वो ऐसे कॉलर पकड़ करके बड़े फक्र से कहता है ना। ये उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। उसके पास बैंक में कितने पैसे हैं वो मायने नहीं रखते, मायने रखते हैं उसकी औलाद संस्कारी और अपने पैरों पे काबिलियत में खड़ी हो गई है। तो ये खुशी का माहौल। और फौज में गया भी तो उस रेजिमेंट में गया ना जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल में किताब में पढ़ा था। जिस दिन ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर पहुंचा था, देखा तो वीर अब्दुल हमीद की वो RCL जोंगा खड़ी है, जिसी RCL से जिसने उसने टैंक उड़ाए थे। फिर जब परेड ग्राउंड की तरफ गए तो वहाँ देखा मेजर होशियार सिंह परेड ग्राउंड। तो जिस तरह के आप संगत में जाओगे वैसा ही रंगत चढ़ेगा। बिल्कुल। तो वैसा ही माहौल, वैसी क्रिएट। फिर आप जानते हैं फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है, और आग का नाम सुनते हैं हमें लगता है आग जला देगी। आग जलाती नहीं है, आग पिघलाती है। जितना भी हम आभूषण या इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं सब आग में पिघल करके नए रूप में परिवर्तित हुए हैं। हम जीवन भी एक ट्रेनिंग है ना जी, बिल्कुल। हम रोज कुछ सीखते हैं, रोज कुछ अपने आप में बदलते हैं। तो फौज तो इसलिए उस तप्त भट्टी में डालती है ताकि उसकी भावनाएं, विचार सिविलियन से फौजी में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि सिविलियन डर सकता है, फौजी डरता नहीं है। तो आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ मिली आपको फिर ट्रेनिंग के बाद? मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में मिली। कश्मीर में मिली। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं गया नहीं था, मुझे मेरे परमात्मा ने भेजा था। क्योंकि हम इन आँखों से सिर्फ उतना देख सकते हैं जितना देखा जा सकता है, लेकिन वो हमारा परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जन्म से मृत्यु तक के जीवन को देख लेता है। तो उसको तो मालूम था ना उस धरती पे कुछ दिन के बाद युद्ध होने वाला है, और बड़े भी युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना जरूरी होता है, ताकि हम बड़े युद्ध को, बड़ी चुनौतियों को लड़ने लायक बन सकें। ताकि जब वो सामने हो तो पैर न लड़खड़ाएं, ये हाथ न कपकपाएं, बल्कि सीना तान करके हम उसमें जीत सुनिश्चित कर सकें। क्योंकि हर सेक्टर के अंदर, हर सेक्टर में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, सब में दूसरा चांस मिल जाता है। लेकिन हमारी संस्था में युद्ध में दूसरा चांस नहीं मिलता। यहाँ तो विजय या वीरगति होती है। विजय या वीरगति, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। तो सर आते हैं उस कहानी पर जिसमें आपने जो अदम्य साहस दिखाया, उसको पूरे देश ने सलाम किया, दुनिया मानती है उस दबदबे को, भारतीय सेना के जवानों के हौसले को। करगिल में लड़ाई लड़नी है, कब आपको मालूम चला कि ऐसी परिस्थिति आन खड़ी हुई है? और लड़ाई में जाने से पहले क्या माहौल था आपकी टीम के अंदर? एक्चुअली मुझे तो जो है, मुझे भी जो लड़ाई वाला जो माहौल था या लड़ाई की जो चीज़ें थी, ये आभास हुई थी स्वप्न में। अच्छा। क्योंकि मैं शादी करने घर आया हुआ था। अच्छा। मेरी शादी थी। अच्छा। तो शादी की फर्स्ट नाइट ही ये स्वप्न दिख गया था कि आज कोई हमारे तिरंगे को लेकर के भाग रहा है, हमारी फौज उसके पीछे चल रही है, गोलियां बरस रही हैं। अच्छा। तो सुबह ये स्वप्न मैंने घर वालों को बताया, तो घर वालों को लगा कि यार वहाँ कश्मीर में है ना, है तो वही कोई एक घटना दिमाग में होगी, तो वही दिखा सपना। लेकिन अंदर से मैं बेचैन था। 19 तारीख को जब मैं जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुँचा, तब मुझे पता चला जो मेरी बटालियन कश्मीर वैली में थी, उसको द्रास सेक्टर भेज दिया गया है। वहाँ पे युद्ध, लड़ाई छिड़ गई है। तो यार जो सपने बचपन से देखता आ रहा था कि युद्ध लड़ना है, इतनी जल्दी पूर्ण होगा, ये तो सोचा ही नहीं था। तो एक अलग सी उमंग थी, जल्दी से जल्दी यूनिट में पहुंचूं, अपना वेपन लूं और अपने जो है आगे बढ़े। 2 दिन के बाद मैं बटालियन पहुंचा। तो बटालियन उस समय तोलोलिंग पहाड़ी पर युद्ध लड़ने चली गई थी। अच्छा। तो वहाँ हमने तोलोलिंग पहाड़ी पर 22 दिन युद्ध लड़ा।
और 22 दिन में 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 21 जवानों की शहादत हुई। तब जाकर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज ने पहली सफलता के रूप में तोलोलिंग प्राप्त किया। एक पहाड़ी, ये पहली जीत थी इंडियन आर्मी की। अब इस जीत के बाद एक जीत का मोमेंटम बन गया था। हर सेक्टर में, हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर इंडियन आर्मी ने अब अपना जीत का डंका बजाना शुरू कर दिया था। ये जीत हुई, वापस आए, इक्विपमेंट, वेपन, मेंटेनेंस चल रहा था, तभी टाइगर हिल को कैप्चर करने का एक और टास्क हमें मिल गया। बटालियन कमांडर ने पूरी पलटन को फॉलन किया, पूरे जवानों को संबोधन किया कि हमें अपने जवानों का एक और बदला लेने का मौका मिला है, वो टाइगर हिल के रूप में मिला है। तो टाइगर हिल को फतेह करने की तैयारियां शुरू हुई। तो उसमें प्लानिंग हुआ कि घातक प्लेटून, जो कि सिविल में उसको कमांडो टीम, जी जी जी, तो वो टीम सबसे पहले टाइगर हिल के ऊपर हमला करेगी। अच्छा। तो उसके तो बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे, नए जवानों का चयन करना था। हाँ। तो यहाँ आपको एक बताना चाहूँगा कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। सही बात है। तो मैं तो कोई ऐसा विशेष व्यक्ति था नहीं, लेकिन हाँ 22 दिन की लड़ाई के दौरान जो हमने काम किया, 15 जवान की टीम जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन अम्युनिशन पहुंचाना, ताकि वो जवान लड़ सके वहाँ पे। तो 15 में से हम 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते थे। सुबह 5:30 बजे 25 से 30 किलो वजन लेकर के रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते, 2 घंटे रसद पे, और इतनी हैवी गोलीबारी के बीच में दिन भर पाकिस्तान की आर्टिलरी के बम गिरते रहते थे। पता नहीं कहाँ से गोली आएगी। हमें एक कदम चलने के बाद दूसरे कदम का भरोसा ही नहीं था कि हम जिंदा रहेंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपने कार्य के कदमों को रुकने नहीं दिया। जो टास्क का साइन हुआ था उसको 100% डेडिकेशन। हाँ, तभी हमारा एक पहचान बनी कि 15 में से हम 3 थे, हाँ, जो हम 22 दिन तक रुके ही नहीं। आप लोग ये तोलोलिंग पे सप्लाई कर रहे थे? तोलोलिंग पे सप्लाई कर रहे थे जी। तो उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों लड़के जो फिजिकली मेंटली बड़ा स्ट्रांग है, इनको घातक में ले लो। अच्छा। इस तरह से मुझे उस घातक प्लेटून के अंदर शामिल होने का सौभाग्य मिला। तभी एक ऑफिसर नए कमीशन होके आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह। तो बलवान सिंह को उनकी कमान दी गई। तो इसमें नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके बनाया था ये टीम को, क्योंकि अनुभव भी चाहिए। हाँ। जिसके पास 15 साल, 16 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस हो, और इसमें नौजवान भी चाहिए जिसमें जोश हो, जुनून हो, जज्बा हो, क्योंकि ऑक्सीजन कम थी। हाँ। तो सांस की दिक्कतें, ज़्यादा उम्र वाले को ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग करके उसमें हमें जब टीम का पूरा निर्माण हो गया, 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला, और आखिरकार उस टाइगर हिल पर चढ़ने का, लड़ने का आदेश और निर्देश जब दे दिया गया, तो दिन में तो चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि हाइट्स पर बैठा था वो। हाँ, तो वो तो दूर तक देखता था, तो दूर तक मार भी सकता था। और बहुत सारे लोगों की एक मानसिकता है ना, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए हैं। उनकी मानसिकता को ठीक करने के लिए कह रहा हूँ सर, फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो हमें मरना नहीं, मारना था, इसलिए रात का सहारा लिया ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख पाए। हम उनको सरप्राइज करके उनके नज़दीक से नज़दीक पहुँच जाए। बिल्कुल। तो रात भर चलते थे, दिन भर पत्थरों में चुपचाप पड़े रहते थे, फिर रात भर चलते थे। तो इस तरह से हमने 2 रात और 1 दिन का सफ़र तय किया। तीसरी रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही बात है। नहीं, तो वो मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपकी भूमिका पढ़ी, सुनी, देखी कि जो टीम टाइगर हिल के लिए बढ़ी, उसमें आपको नेतृत्व करने का मौका मिला, आगे से लीड करने का, तो वो क्या भूमिका थी, जरा वो बताइए। तो जब तीसरी रात को हमें जब हमला करने जाना था, हाँ, तो मैं और एक मेरे नाम का दूसरा योगेंद्र यादव था, हम दोनों अपनी उस टीम को लीड कर रहे थे। अच्छा। और
पूरी रात हम जब चलते रहे, तो सुबह का वक्त बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान थी, चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। तब हमने रस्सियां फेंकी ऊपर और रस्सियों के सहारे हमने चढ़ना शुरू किया। सबसे पहले मुझे भेजा गया, क्योंकि रस्सी ऐसी अटकी थी उस टाइम पे। अच्छा, जो हल्का है वजन में उसी को भेजा जाएगा, बोला तो चढ़ करके बांध। तो मैं तो बहुत हल्का था उस टाइम पे, जाकर के ऊपर जो रस्सी को बड़े पत्थर से बांधा, फिर वो चढ़ने लगे। पत्थर तो गिरने थे छोटे मोटे, तो आवाज़ तो होनी ही थी। तो ऐसे भी पाकिस्तान का पोस्ट था, ऐसे भी था, लेकिन अंधेरे में तो हमें नहीं दिखाई दिया। उनको पता चल गया कि इंडियन आर्मी पहुंच गई। ऐसे फायर खोला उन्होंने दोनों तरफ से, और दोनों बीच में आप तरफ लोग। से। बीच में हम थे। तो जब फायर खुला, जो ऊपर थे तो ऊपर रह गए, जो नीचे थे नीचे रह गए, फिर चढ़ने नहीं दिया। अच्छा। तो जब हम ऊपर, तब तक जब फायर खुला था, जब 7 बंदे चढ़ गए थे, तो ऐसे सामने तो उनका बंकर 2, फिर हमने 7 जवानों ने आधाधुंध फायरिंग किया। उसमें बैठे जो पाकिस्तान के जवान थे, सबको मौत के घाट उतारा। फिर हम दौड़ करके भागे एकदम से, उनके बंकर में जा घुसे, उनकी फिर बॉडियों को निकाल करके बाहर फेंका। फिर उन बंकर्स को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया। फिर हमने वहाँ से फायरिंग शुरू किया। अच्छा। वहाँ से जो टॉप था टाइगर हिल का, 50-60 मीटर था। अच्छा, ये सेकंड बेस बना लिया था Yes, उन्होंने हाँ। टाइगर हिल पर के नीचे, उसको सिक्योर करने के लिए। हाँ, टेप टॉप के जस्ट नीचे था। अच्छा। तो वहाँ तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। तो उन्होंने देखा कि नीचे तक जहाँ हमारे पोस्ट हैं, वहाँ तक इंडियन आर्मी पहुँच के कब्जा कर लिया। सर फिर तो उन्होंने ज़बरदस्त फायर खोला है। आरटी के गोले पड़ रहे हैं, उनकी मोटार के गोले पड़ रहे हैं, उनकी गोलियां बरस रही हैं। बस हम भी उन जो बंकर बनाए हुए थे लगातार फायर कर रहे थे। हमें 5 घंटे हो गए फायर करते हुए, लड़ते हुए। पीछे से तो हम कट ऑफ थे। हाँ। अब धीरे 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 वो नीचे आते जा रहे थे, अच्छा। और हम अपने बैठे वहीं से शोर मचा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो भी ऊपर से गालियां दे रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो उनको हमारी LMG दिखाई दे गई, LMG अच्छा। लाइट मशीन गन। हाँ। उन्होंने उसी के ऊपर RPG का राउंड फेंका, हाँ। तो वो वेपन डैमेज हो गया। ओहो। तो उसको चलाने वाले जवान थे, वो भी जख्मी हो गए। हाँ। तो मुझे उस प्लेटून हवलदार जो उस समय हमारा टीम लीडर था, उसके वो आखिरी शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ वो भागे, एकदम से बोला, योगेंद्र, इस LMG को उठा करके फेंक, इसके सिवा आज दुनिया में कोई बचाने वाला नहीं है। मैं वेपन उठा करके उनकी तरफ फेंक तो दिया, मेरी नज़र ऊपर की तरफ गई, 7 पाकिस्तान के जवान खड़े। मैं कहा सर ये तो बहुत नज़दीक आ गए, कहाँ पर ये खड़े? शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई होगी। उन्होंने ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका। अच्छा। तो एक मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था, दोनों के बीच में आकर के ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से ये उंगली कट जाती है। तो जिसको चोट लगता है ना, दर्द का एहसास उसी को होता है। एकदम से बोला, यार मेरा हाथ कट गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ के, नहीं हाथ नहीं, उंगली कटी है। फर्स्ट एड दिया उसको। एक और जवान था, वो भी जख्मी हुआ, उसको भी फर्स्ट एड किया। हमने कहा यार तुम फायर नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो कम से कम ऐसे करो, नीचे कूदो, अपनी ज़िंदगी तो बचाओ, और कहीं से टुकड़ी चढ़ सकती है, चढ़ाने की कोशिश करो। अभी तक स्कूल के अंदर किताब में पढ़ कर के गया था कि एक फौजी अपने साथी के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। आज प्रत्यक्ष रूप से पता है उन्होंने क्या कहा, यार जीना तो तुम्हारे साथ जीना, मरना है तो तुम्हारे साथ। हम जैसे नए रिक्रूट्स, नए जवानों के लिए इससे बड़ी प्रेरणा कुछ हो सकती थी? कुछ भी नहीं हो सकती थी। तभी एक हमारा एक लेफ्टिनेंट नरेश, जो स्नाइपर राइफल थी उसके पास, वो 3 तरफ से उसके ऊपर फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, हम दोनों को बोला तुम दौड़ करके जाओ, उसकी हेल्प करो। अच्छा। तो जैसे वहाँ से मेरा मूवमेंट हुआ है, शायद वो मेरे मूवमेंट पर नज़र रखे होंगे, उन्होंने ऊपर से सीधा ग्रेनेड फेंका मेरे ऊपर। तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम नीचे जा गिरा, तो मुझे भी लगा कि शायद मेरा घुटने से पैर कट गया। अच्छा। नीचे गिरते मन में ख्याल आया, देख पैर है कि नहीं है। तो ऐसे हाथ मार करके देखा, पैर तो था, लेकिन
बहुत गहरा जख्म हो गया था। खुद फर्स्ट एड कर रहा था उस टाइम पे। फर्स्ट एड करते समय तुरंत एक और ग्रेनेड उन्होंने फेंका तुरंत, तो ये पूरा कट गया था यहाँ से। इसको कटने के बाद तो पूरा चेहरा सुन्न हो गया। अच्छा। लगा कि आंखें चली गई हैं, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे, आंखें चली गई हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दिया बहुत देर तक। और जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान, नाक से खून की धार बह रही है। तो उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था वहाँ पे। अच्छा। तो उससे बहुत देर तक ब्लड साफ करता रहा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं खिसटता हुआ आगे गया, अपने उस साथी से पीठ लगा करके पहाड़ी से, हम आमने सामने बैठे हुए थे। मैं उसको बोला, सर आप मुझे फर्स्ट एड कर दो। वो अपनी फर्स्ट एड करने के लिए जो उनके पास फील्ड पट्टी होती है, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक गया था। यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर फट जाता। तो ऐसे पीछे की तरफ लेटते जा रहे थे, मैंने एकदम से हाथ पकड़ा, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले। तो ऐसे बगल में जो मेरा बैठा था, ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था वो, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर कैसे लेट जाए। मैं उसको क्या करूं, सब कुछ खत्म, दो बंदे, दोनों साथी खत्म हो गए। एक जवान पीछे से जैसे दूसरे उस जगह पे था, वहाँ से दौड़ करके जब नज़दीक आया, एक उनका आटे का बम गिरता वहीं एकदम से, उसका सर यहाँ से गर्दन कट करके दूर जा करके चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। मैं पड़ा हुआ देख रहा था, उस धड़ पे सर नहीं था, लेकिन हाथों से बंदूक नहीं छूटी थी, और धड़ 2 कदम तक चला, फिर ज़मीन पर गिर गया। एक साथी और आया, एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं, सब कुछ खत्म हो गया। मैं भी उनकी तरफ से मर गया। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। उनका एक छोटा सा कद का था, वो कमांडर था उनका, वो बोलता एकदम से, बोला इनको ज़रा रीचेक तो करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। पाकिस्तान के जवान जब हमारी बॉडियों में जब गोलियां मारते थे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को, मैं इस तरह से पड़ा, उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोली मारी, मैं देख रहा हूँ पड़ा हुआ, धुआं निकल रहा है, पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। बस उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं है। सर उसके बाद तो उन्होंने जो तांडव किया है, अमानवीय क्रूरताओं की सारी हदें पार कर दी। हमारी बॉडियों में पत्थर मारने, बूट की ठोकरें मार रहे, गालियां दे रहे, सब कुछ पड़ा सहता रहा, देखता रहा। बहुत देर तक ये तांडव चला। उसके बाद उनके कमांडर ने फिर अपने साथियों को, सैनिकों को आदेश, इनके हथियार उठाओ। और जहाँ हम थे, जहाँ से रात को हम चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे, वहाँ हमारा MMG पोस्ट था। उस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए उन्होंने बोला, साले उस पोस्ट पे भी हमला करो। तब जब हमले वाली बात मेरे कानों तक पड़ी, तब मुझे लगा यार आज तो पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे सिर्फ इतनी जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे सकूं, ताकि उनकी जिंदगी बच जाए। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव, सच्चे श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस ईश्वर अल्लाह वाहि गुरु को याद करते हैं, शक्ति तो साक्षात सामने आकर खड़ी हो जाती है। बेबस था, लाचार था। ये सब कुछ दिन में हो रहा था या रात? दिन में। अच्छा, ये दिन में हुआ। दिन में 10:30-11 बजे का समय था ये। अच्छा। और तो वो दोबारा से जब फिर गोली मारने लगे, वेपन उठाने लगे, तो जब नज़दीक आया, तब एक मन और मस्तिष्क में एक विश्वास पैदा किया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और जिंदा रहूँगा। बस सर, आज वो विश्वास है कि मैं आज आपके पास हूँ। वो आया, दोबारा से गोली मारी, उसने बाजू में, पैर में गोली मारी, 2 कदम चला, रुक गया। आधी आंखें बंद थी, आधी खुली थी, मैं देख रहा था उसको। रुकते ही मुझे मन में ख्याल आया, शायद इसको पता चल गया मैं जिंदा हूँ। तभी मन में विचार था, तब तक तो वापस मुड़ा। उसने जब राइफल ऐसे सीने की तरफ करी, तब एक क्षण के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना कोई।
और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। कंकर मिट्टी वाली जमीन तो नहीं है, ये सजीव है। और माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुन लेती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुन लिया होगा। तभी तो जब गोली सीने की तरफ चलाई थी, यहाँ पे पर्स रखा था, पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे, क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी पहाड़ों पे चलते चलते। शायद माँ भारती ने उन सिक्कों को उस परमात्मा ने इकट्ठे कर दिया होगा। जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से, फोर्स से, पावर से मुझे भी लगा मैं मर गया हूँ। अच्छा। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब मेरा वेपन उठा करके जा रहा था, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तो एकदम से मुझे चेतना आई, मुझे लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक आंतरिक आवाज़ एकदम से आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। फिर मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसके ऊपर हमला किया तो उसके कोट के अंदर जो हुड लगे हुए थे, हुड के अंदर गिरा। जब तक निकाल पाता ग्रेनेड फट गया, उसका पूरा सर फटा, हमारे ऊपर आकर के गिरा। उस ग्रेनेड के धमाके से जो पाकिस्तान के जवान थे उनमें खलबली मची कि इनमें से जिंदा है, इतने के बावजूद भी। हाँ, कुछ बोले जिंदा नहीं है, क्योंकि जिसने गोली मारी हो तो वो कैसा कह देगा जिंदा है। तो उनको लगा कि रीइंफोर्समेंट ऊपर चढ़ रही है। अच्छा। अरे चारों तरफ गोलियों की बौछारें शुरू कर दी उन्होंने। तो बस वही एक मौका था मेरे पास। तो मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ नहीं हिला, कंधा हिला इसका, हड्डी निकल गई पूरी बाहर थी। एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया, वहाँ से फायरिंग किया, 3-4 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा। फिर इस हाथ से पलटा, दूसरे पत्थर, तीसरे पत्थर, जब 3-4 जगह से फायरिंग किया तब उनको यकीन हो गया कि यहाँ अकेला नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। अच्छा सर फिर उनके हौसले प्रस्त हो गए, भाग खड़े हुए। अच्छा, आप जो लोकेशन चेंज कर रहे थे इससे उनको ये इंप्रेशन किया कि हाँ, पीछे से बैकअप टुकड़ी आ गई है यस, हमारी। जो नीचे तो थे ही वो बंदे। हाँ। तो एकदम से फिर उनके पैरों खड़े के भाग खड़े हुए। मैं बेबस लाचार था, चल तो नहीं सकता था, खिसटता, रेंगता, फायर करता। मैं आगे गया 4-5 मीटर तक। 4-5 मीटर जाने के बाद देख रहा हूँ सामने तो उनके लंगर चल रहे हैं, उनका लिविंग टेंट लगे, वेपन के डिप्लॉयमेंट, वो भागते जा रहे हैं। मैं बहुत देर तक वहाँ पे पड़ा हुआ सब कुछ देखता रहा। फिर मन मस्तिष्क में फिर पागलपन छाया, योगेंद्र नीचे चलना है, साथियों को बचाना है, कहीं वो जाकर के सबसे पहले हमला ना कर दे। फिर मैं धीरे धीरे सर चलने लगा तो टूटी हुई हड्डियां आपस में टकराने लगी, असहनीय पीड़ा होने लगी। साथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, बंध नहीं पा रहा था। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, खिसटता खिसटता मैं उन साथियों तक ही पहुंच पाया था जहां पर वो शहीद हो रखे थे। अच्छा। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। एक एक को देखने लगा, किसी का सर फटा बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले, किसी का धड़ नहीं, किसी का सर नहीं। बस उन छत विछत बॉडियों के बीच ये 19 साल का लड़का पड़ा हुआ था, जिसको ये पता नहीं था कि इस पहाड़ी से हिंदुस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। 2.5 साल की सर्विस, रोने के सिवा और कुछ था भी नहीं मेरे पास। तो बहुत रोया। रोना भी कोई कायरता नहीं, रोना भी एक थेरेपी है जो हमें अपने आप से कनेक्ट करती है। और हम क्या हैं, हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं है, हम तो एक सोल है, एक आत्मा, जिसको ये शरीर कुछ दिन के लिए धरती पर काम करने को दिया गया। जब मैं अपने आप से कनेक्ट हुआ तो अपने परमात्मा से कनेक्ट हुआ, सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हो गया हूँगा। तुरंत एक आवाज़ आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। वैसे ऐसे नाले होते हैं, उसमें से लुढ़क करके नीचे आया। 300-400 मीटर जब नीचे आ गए थे, उनसे गड्ढा था, एक हाथ से पत्थर पकड़ कर लटका हुआ था। तब मुझे लगा मैं पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया हूँ। फिर नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से उठा के लेके गए, उनको तमाम इन्फॉर्मेशन बताया। तो जो भी देख रहा था, कोई ये नहीं कह रहा था कि जिंदा रहेगा, सब कुछ थोड़े बहुत देर में मर जाएगा। पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया, दिन का 1:30-2 बज चुका था तब तक। अच्छा। तो उन्होंने बोला, कमांडिंग ऑफिसर ने बोला, सर बोला इस लड़के को जल्दी से मेरे पास पहुंचो। तो फॉरवर्ड ट्रुप्स के पास में कोई साधन संसाधन तो होते नहीं, तो कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। पहाड़ों पे चढ़ना आसान है, उतरना बड़ा मुश्किल है।
शाम हो गई थी मुझे, तो इतना लहू बह गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया। तो उन्होंने कहा मेरे को पहचानता बेटा मैं कौन हूँ? मैं कहा साहब आवाज़ सुना दे, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही है साहब। तो अपने टेंट के अंदर लेटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। बेटा कुछ बता सकता? हाँ बता सकता हूँ। तो ऊपर की तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशंस उनको अवगत कराते 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 फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 2-3 दिन के बाद, जब 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पे मुझे सूचना मिली उसी रात को दोबारा से हमारी फ़ौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। और टाइगर हिल की जीत कारगिल युद्ध का यू टर्न था, सीज़फायर हुआ और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सर तो उस पूरे युद्ध के दौरान जो एक लंबे वक्त तक आप लड़ते रहे, उस दौरान जो हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे कि बहुत सारी गोलियां लगी थी आपको, और 2 ग्रेनेड के, जैसा कि आपने जिक्र किया कि एक पैर और एक चेहरे वाला दाग तो अब भी दिखता है सर वो ग्रेनेड का। तो इतनी गोलियां लग गई सर, और वो जब जब गोलियां लगती थी तो मतलब हम लोग सुनते हैं तो घबरा जाते हैं। आपको तो लग रही थी सर, और 15 से अधिक गोलियां लगी हुई हैं आपको। नहीं तो सर एक्चुअली में पता है क्या, वो एक इन्वायरमेंट होता है, फिर एक अपनापन होता है अपने साथी के प्रति, अपनापन होता है अपने यूनिट के प्रति, अपने सेना के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। और वो बच्चे का दायित्व तो बनता है, एक फौजी का दायित्व तो बनता है कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक वहाँ पे लड़ना है। हमारे पूर्वजों ने कितने बड़े बड़े स्वर्णिम इतिहास रचे हैं, हम उन्हीं की संतानें हैं और माँ भारती के रक्षक हैं। तो माँ भारती के आंचल को अपने लहू से साफ करना परम सौभाग्य की बात होती है। और हिंदुस्तान की माओ ने ना कायर बुज़दिल डरपोक पैदा नहीं किए, हिंदुस्तान की माओ ने तो सिंगनी और शेर पैदा किए। तो लड़ कैसे, वहाँ से डर कैसे सकती थी? ये आपको ये मन पे जो ना कंट्रोल करने वाली चीज़ होती है, जिसको बोलते हैं मेंटल स्टेट आपका किस तरह का होता है, मानसिक स्थिरता। तो मानसिक स्तर आपके ट्रेनिंग से मिलती है, आपके लीडरशिप से बनती है, आपके पास इक्विपमेंट क्या है, आपके पास इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी आपकी मेंटल स्टेट बनती चली जाती है। और एक पागलपन चाहते हैं, फिर पागलपन। मुझसे लोग बोलते हैं ना, बोले यार अगर वीरता की डेफिनेशन एक शब्द में बताई जाए तो मैं कह सर पागल, जितना बड़ा पागल उतनी बड़ी वीरता। क्योंकि फौजी को लोग कहते हैं ना फौजी पागल होते हैं, सच में फौजी पागल होते हैं। अगर फौजी जैसा पूरा देश पागल हो जाए ना, ये देश आज कितने ऊंची बुलंदियों पे पहुंच जाए। क्योंकि फौजी सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो अपने भविष्य और बीवी बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र उसका परिवार होता है। तो यही चीज़ थी सर, कि जहाँ गोलियाँ से दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि दर्द मन से होता है और मन बॉडी से विदा किया जा सकता है। वो तब होता है जब आपका कर्म आपकी भक्ति बन जाए, और भक्ति में ही शक्ति होती है, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते तो सर ये पहले जब आप लोग पाकिस्तानियों के बारे में बात किया करते होंगे, और जब आप लड़े, कोई धारणा बदली उस दौरान? क्या जो कोई डायलॉगबाजी होती थी, क्या कोई गाली गलौज भी हो गाली गलौज होती है वहाँ पे, डायलॉग बाजी नहीं होती वहाँ पे। अच्छा। डायलॉग बाजी तो फिल्मों में होती है, हाँ। वहाँ डायलॉग बाजी नहीं, वहाँ तो सीधा जिसने पहले ट्रिगर पे उंगली दबा दी है हाँ। वही विजेता है, हाँ। और जिसने ट्रिगर नहीं दबा पाया हाँ। वो फिर इस धरती पर नहीं रह पाया। तो ये वहाँ एक जो रिलेशन होता है ना सर, वो माँ और बच्चे जैसा होता है। जिससे घर में अगर आग लगी है और बच्चे घर में हैं, हाँ। माँ बाहर है, माँ घर में आग में कूद जाएगी हाँ। अपने बच्चों को बचाने के हाँ। लिए। हाँ। हाँ। अपने बारे में एक पल नहीं सोचेगी हाँ। कि मैं जल जाऊंगी। वैसे ही हमारे
जो बड्डी सिस्टम होता है, जो हमारी एक Exactly. जो टीम होती है, जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर टीम का एक सदस्य आगे चल रहा है ना, उसको ये भरोसा है कि मेरी पीठ पे कोई फायर नहीं कर सकता, और जो आगे वाले के पीछे चल रहा है उसको ये भरोसा है मेरे सीने पे गोली नहीं आ सकती। हाँ इस भरोसे को कायम रखने के लिए, पता जब सामने से गोली आती है ना, हाँ। तो पीछे वाला आगे वाले को धक्का दे देता, बोला तू बच मैं मरता हूँ। ये त्याग और बलिदान की भावना ये फौज के अंदर ही है। वहाँ ना जाति है, ना धर्म है, ना कुछ है, वहाँ सिर्फ एक ही है, फौजी धर्म और भारत माँ, और कुछ भी नहीं। तो सर जो 7 लोग ऊपर तक पहुंच पाए थे, जो बिल्कुल टॉप से नीचे कुछ मीटर की जो दूरी रही होगी, उसके सर्वाइवर में से सिर्फ आप ही हाँ, सर्वाइवर? उसमें मैं ही हूँ। उसके सर्वाइवर आप ही रहे। उसके बाद फिर आपने जो जानकारियां दी हाँ, उसके बाद फिर उन्होंने हमला किया, हाँ तो बिना कुछ कैजुअलिटी के जब उन्होंने हमला वहाँ पे तो हम सक्सेस, लोगों ने वो पूरा टाइगर हिल जो है वो यस। बिल्कुल कैप्चर किया सर। तो सर एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है इस दौरान का, जो रिपोर्ट्स होती हैं कि एक तो वो पीवीसी के अनाउंसमेंट की, जिसमें पहले वो कहा जाता है कि मरणोपरांत दे दिया गया आपको, फिर पता चला कि नहीं नहीं जीवित हैं आप तो, और जब आप अस्पताल में थे शायद होश में नहीं थे लेकिन सुन पा रहे थे कि कभी आपके हाथ काटने की बात होती थी, कभी पैर काट देने की बात होती थी। इसका जरा ये जो किस्सा है दोनों जरा सर प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं आप। नहीं, जिस दिन मैं यहाँ पे आया था, देखिए बचपन से ना पीड़ा, दुख, दर्द सहने की धीरे 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 एक सहन शक्ति हो गई थी, है ना। तो यहाँ जब मैं हॉस्पिटल, उस दिन हम दिल्ली पहुँचे शाम को, तो उसी दिन रात का लगभग मेरा 1:30 बजे के बाद में नंबर आया ऑपरेशन, क्योंकि जो भी वहाँ से आए थे उस दिन डायरेक्ट उनका ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे। अच्छा। तो यहाँ ऑपरेशन थिएटर में ले जाने से तो पहले आपको ऐसे हेलीकॉप्टर से नहीं, बाई एयर आए थे यहाँ पे, तो अच्छा। ये हाँ, एयर इंडिया लाइंस, तो वहाँ से उसी पूरी फ्लाइट भर के आई थी। अच्छा अच्छा। तो उसमें जब उस टाइम पे मेरे को 103 बुखार था, अच्छा। तो बेहोश कर नहीं सकते थे। तो मुझे याद है पंजाबी एक डॉक्टर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, उन्होंने आकर देखा फीवर तो बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन करना ज़रूरी भी है। बोला बेटा थोड़ा सा दर्द सहन कर लेगा? मैं कहा हाँ सर कर लेंगे। तो ये हाथ ऐसे था उस टाइम पे, जो यहाँ हाँ, के इन्होंने जो है वैसे बैंडेज बांध रखी थी, जी जी। तो उन्होंने यहाँ से इधर से ऐसे पकड़ करके इसको हाथ को पहले सीधा किया, वो जो हड्डी बाहर निकल गई थी पूरी आपकी। तो इसको सीधा किया, फिर बोला थोड़ा सा 2 स्क्रू लगाने हैं। मैं कहा ठीक है लगा लो सर। तो उसमें एक नर्सिंग असिस्टेंट मेरे पैर पकड़ना, क्योंकि भाई है ड्रिल मशीन चलेगी तो वो पैर, मगर यार पैर वैर मत पकड़ो, कुछ नहीं दिक्कत नहीं है। वो लगाया उसने, 2 ड्रिल ऊपर मारी, 2 ड्रिल नीचे मारी, है ना, और स्क्रू कस के बोला आज का तो हो गया, अभी कल देखेंगे। मैं ठीक है। ये होश में हुआ आपके? हाँ, बेहोश नहीं कर सकते थे यहाँ। आप होश में थे? हाँ, और मैं आप, हॉस्पिटल में होश में था। और ड्रिल मशीन चली हाँ, आप पे? हाँ, जो फिक्सेटर लगाते नहीं है हाँ बाहर, जो वैसे कील कैसा लगा होता जी जी जी। तो उसने 2 सुराख यहाँ हमारे, 2 सुराख यहाँ हमारे। बाप रे, असहनीय पीड़ा सोच के मुझे हो रही है, असहनीय पीड़ा मुझे सोच के हो रही है। और ये हो गया। फिर उसके बाद 14 अगस्त 1999 को रात को 8:45 पे जब न्यूज़ चली थी कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, उसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव मरणोपरांत। तो मैंने सोचा कि जो है, और हम सभी ने जो वहाँ पे मेरी यूनिट के भी थे और भी थे, बोला भाई 18 ग्रेनेडर को एक परमवीर चक्र, 18 ग्रेनेड, है ना। हाँ, 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 फिर 18 ग्रेनेडर के जो बंदे थे हाँ, उन, क्योंकि वो मेरी कंपनी का था, हाँ, बोला भाई तेरी कंपनी को यार पीवीसी मिल गया यार, बधाई हो बधाई हो। हमें बधाई हो रही थी, हमने सेलिब्रेशन किया जैसे हो सकता था हॉस्पिटल में, है ना। सो गए हम। रात को 12 बजे जो नर्स थी उसने आकर के मेरे को जगाया, बोला अपना आर्मी नंबर, रैंक, नेम बताओ। मैं कहा मैडम बेड कार्ड लग रहा है, इस पे देख लो ना। बोला नहीं बताइए आप। तो मैंने बताया उनको, सो गया मैं फिर, क्योंकि नशे के इंजेक्शन लगते थे उस टाइम पे, इतनी दर्द होता था।
फिर 2:30 बजे के आसपास फिर आई। बोला अपने आपके मदर का नाम, फादर का नाम, कितने भाई बहन हो, वाइफ, सारा डिटेल जब मांगे दोबारा से फिर मुझे कुछ शक हुआ। मैं बोला मैडम बात क्या है, बात तो बता दो। बोला हमें नहीं पता। अच्छा। सुबह उन्होंने 4 बजे, रात भर सोने तो दिया नहीं, सुबह 4 बजे फिर आकर उठा दिया। हर 2 घंटे पे हाँ। आके एक नया सवाल। क्योंकि उन्होंने भी आगे अच्छा। रिपोर्टिंग करनी होगी ना, हम्म, क्योंकि तो एमओडी पूरी रात जगी है उस दिन। हम्म, वो तो मुझे अगले दिन पता चला। अच्छा। तो 4 बजे मुझसे बोला गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिलने के लिए आ रहे हैं आपसे। अब क्यों आ रहे हैं? हाँ, बोला ये सवाल जवाब नहीं करना, वो आ रहे हैं 10 बजे आएंगे, हाँ, अपना शेविंग वेविंग करा लेना, नई वाली ड्रेस पहन के बैठ। हाँ। मगर तो फिर सुबह उन्होंने तो बढ़िया सी ड्रेस व्रेस पहना करके बैठा दिया। हाँ, 10 बजे के आसपास चीफ साहब आए, हाँ, जनरल वीपी मलिक। जी। उन्होंने आकर के कंधे पे हाथ रख के बेटा बधाई हो। हम्म, मैं कहा साहब किस बात की है? बोला अच्छा ये टीवी जो लग रहे हैं ये क्या फिल्म देखने के लिए लगा रखे? मैं कहा नहीं सर, न्यूज़ भी देखते हैं। बोला अच्छा बता कौन सी न्यूज़ थी कल की? हाँ, मैं कहा ये न्यूज़ थी। बोला वो आपका था? मैं कहा मैं तो जिंदा हूँ। हाँ, बोला आर्मी नंबर का एक बंदा होता है, नाम के लाख बंदे होते हैं। हाँ, बोला जब हमने भी सुना, जब देखा हाँ, तो हम भी आश्चर्यचकित हुए। बोला ये एमओडी की गलती हुई है कहीं से, है ना? हाँ, तो हमें तो रात को 2:30 बजे पता चला कि वो तो ये हॉस्पिटल में जिंदा है। हाँ, तभी तो जो है पूरी रात फ़ोन आए होंगे ना। मैं कहा हाँ फ़ोन आए थे। हाँ। तो तब ये वहाँ से ये सूचना हुई थी। अच्छा, और आपको आइडिया ही नहीं था? और नहीं इतना आइडिया था क्योंकि 29 जुलाई के आसपास हाँ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने 10-12 पेज के एक लेटर भेजा था। अच्छा। तो एक बंदा जो आया था वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो मुझसे ये कह के गया था, बोला जो है सीओ साहब ने ये लेटर भेजा है, इसको पढ़ लेगा, हम्म, बहुत मीडिया वाले आएंगे उसके पास, हम्म, तो ये लेटर में जो लिखा है इसी को बताएगा। हम्म, अब कब आएंगे मुझे क्या पता। अपने अच्छा, वो जो रिकमेंडेशंस भेजे गए होंगे ना? हाँ मीडिया से क्या क्या बातें करनी है, हम्म, ठीक है। अब मैंने उसको पढ़ा तो जो स्टोरी आप बता रहे हैं ना अभी, वो उन्होंने काफ़ी वैसे विस्तार पूर्वक थोड़ा सा बढ़ा करके उसको 3-4 बार पढ़ा मैंने। फिर एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तो कोई मीडिया वाला था नहीं रहे, रख दिया मैंने साइड में, कुछ नहीं है। तो लेकिन जब चीफ साहब जो फिर जब आए उसके बाद फिर मीडिया वाले आए, तो अब उस लेटर को पढ़ने का मौका नहीं था। अब जो आज आपसे फैक्ट बता रहा हूँ वही मैंने मलिक साहब ने भी पूछा था, हाँ, बेटा क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तब उनको बताया। फिर सारा वही चलता रहा, क्योंकि आपको लिखा हुआ आप भूल जाओगे, रटा हुआ, लेकिन जिया हुआ कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ। जी सर, तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आपने भी कई सारे पाकिस्तानी जवानों को ढेर किया और अपने आँख के सामने जवानों को जाते हुए देखा, अफसर को जाते हुए देखा सर, आँख के सामने। पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या वो जो तस्वीरें हैं वो सोने देती हैं क्या? और शुरू में तो मुझे लगता है कि अथाह परेशानियां रही होंगी आपको, और बिल्कुल। अस्पताल में भी आप 2-3 महीने रहे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये बहुत बार जो है सवाल पूछा गया है, क्योंकि अभी जब यूएस आर्मी यहाँ अफगानिस्तान रही थी तो उनके बहुत सारे जो है सैनिकों को पीटीएसडी हो गया था। जी। तो बोला आपको भी हुआ? मैं कहा नहीं मुझे, हाँ हुआ कुछ दिन के लिए, क्योंकि वो यादें जो एक सेकंड पहले आप बात कर रहे हो और अगले सेकंड वो बंदा नहीं है, तो विचलित करती थी वो। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ आध्यात्म है और आध्यात्म हर चीज़ का समाधान है, मन पे नियंत्रण करता है और बुरी चीज़ों को विस्मृत करता है, हमें परमात्मा से जोड़ता है, उसकी सच्चाई से दिखाता है। तो हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअलिटी है ये इंसान को जीवन जीने का एक कला और आगे बढ़ने का माध्यम है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी से तो बचपन से जुड़ा हुआ था, आध्यात्मिकता से जुड़ा था। थोड़ा सा और ब्रीथ एक्सरसाइज और फिर ये ध्यान करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन परिस्थितियों से निकला मैं
लेकिन आज भी जब हम उस चीज़ की बात करते हैं हाँ, तो वो सामने दिखती है कि किस तरह से कैसे घटना चल रही है। जी सर, तो आप अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी तरह जो ऐसे तमाम हमारे सेना के जवान थे वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। जब ये आप इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, दूसरी तरफ जैसे कि विक्रम बत्रा सर हो गए, और भी कई लोगों ने जो है अपना एक तरीके से सुप्रीम सेक्रीफाइस किया इस देश की लड़ाई के लिए। वो किस्से कहानियाँ उस युद्ध के दौरान आप सुनते थे, आप लोगों के बीच चर्चा होती थी क्या? नहीं, सुनते ही थे, क्योंकि देखिए लड़ाई में, बैटल में जो ना हर व्यक्ति के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। हाँ, और हर किसी के पास अलग अलग ठीक टास्क है, है। और हर, देखिए मेरी टीम यहाँ पर है, दूसरी टीम यहाँ पर है, तीसरी टीम वहाँ पर है, तो मिलना तो होता नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। या तो आपके रेडियो सेट हैं उनके ऊपर मैसेज आते हैं, या फिर हमारे पास वो पहले एक इतनी लंबी रेडियो हुआ करती थी, 10 बैंड की रेडियो थी, हाँ, तो उस रेडियो के माध्यम से भी कई बार फ्रिक्वेंसी पकड़ लेते थे। ठीक है, उससे हमें पता चलता रहता था, रेडियो तो चलती ही रहती थी हमारे पास, तो तब पता चलता था कि हाँ भाई आज वहाँ पर अटैक हुआ है, आज अच्छा। वो सक्सेस हो गया है, आज उस यूनिट के यार इतने बंदे शहीद हो गए हैं। तो देखिए किसी एक की विजेता, कोई एक विजेता नहीं होता है। ठीक है, अगर वहाँ सेना लड़ रही है तो वो सेना ही विजेता है और राष्ट्र विजेता है, हाँ, व्यक्ति विजेता नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक किसी के पास अगर मेडल आपको मिला है, किसी को मेडल मिलता है, तो क्या वही बहादुर है? ना, उससे भी बड़े बड़े बहादुर रहे होंगे। ठीक है, उनसे भी बड़े जो है लोगों ने अपना, तो यार सेक्रीफाइस, जिसने अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों की आहुति दे दी, उससे बड़ा और क्या दे सकता था? सही बात है। लेकिन परमात्मा किसी एक को माध्यम चुनता है। हाँ, आज ये जो लगा है ना, ये पीवीसी, बिल्कुल। ये मैं कहूँ कि ये योगेंद्र यादव का है तो योगेंद्र यादव का नहीं है, ये उन तमाम शहीदों के लहू का चिराग है। ये जो परमात्मा ने शायद सीना मेरा चुना होगा कि यहाँ पे लगा करके, और इसीलिए चुना होगा क्योंकि इस चिराग से लाखों के हृदय में चिराग जलाना है, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र प्रेम का। तो ये हमारे कभी कभी किसी को भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि जो ना ये मेरा मेडल है, ये मेरा मेडल नहीं है, ये सब उन शहीदों का मेडल है, बिल्कुल। ये पूरी सेना का मेडल है, राष्ट्र का मेडल है। और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खसूसियत है। और मुझे फ़क्र होता है कि जब जब इस राष्ट्र पर कोई विपत्ति आती है ना, तो ये राष्ट्र एक मुट्ठी की तरह एक झंडे के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी तो सदियों से आज तक इस राष्ट्र की नींव को कोई हिला नहीं पाया। सर, तो ये 99 में कई पाकिस्तानी सैनिक भी जो हैं जो घायल हुए थे, भारतीय सेना ने ही उनका उपचार किया था, वो तमाम चीज़ें हुई थी। ऐसा कोई आपका वाकया रहा कि किसी पाकिस्तानी सैनिक से जो हमारे यहाँ बंदी था उससे बात करने का आपको अवसर बंदी मिला? क्या, हमारे हॉस्पिटल में यहाँ एडमिट थे, जिसमें हम एडमिट थे, जी। यहाँ बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में थे। सेम लेवल ऑफ ट्रीटमेंट उनका भी था? हाँ, हमसे अच्छा, बेहतर। ठीक है, हमारे देश में और उनके देश में ये तो फ़र्क है, उनमें कट्टरता है। हाँ। ठीक है, वो तो मरे मराए को काटते हैं। हाँ, वो कर ही रहे थे वो। कर ही रहे थे वो। ठीक है, कैप्टन सौरभ कालिया की किस तरह से हाँ। बॉडियों को उन्होंने अंग भंग करके काटा है, हाँ। पूरी दुनिया ने देखा है। हाँ। ठीक है, और हम उनका यहाँ ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश शांति प्रिय देश है, ये रूल्स को मानने वाला देश है। जो प्रिजनर ऑफ वार हो जाता है, हाँ। उसके ऊपर आप कोई वो नहीं कर सकते, अमानवीय क्रूरता हम अमानवीय नहीं करते क्रूरता हैं। नहीं कर सकते। वो नहीं मानता, वो उनकी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति। तो यहाँ हॉस्पिटल में हमने अभी एक्चुअल में उनको उस पे गार्ड में और वैसे शीशे में वैसे बंद करके रखते, तो बाहर से मैंने देखा था ज़रूर, है ना। तो जो हमारे रिलेटिव और आते थे ना, बोले यही थे क्या वो? मैं कहा हाँ यही थे। बोले अरे हैं तो पतले से। सर वहाँ मल्ल युद्ध थोड़ी लड़ना था, हाँ, वहाँ तो ये ट्रिगर दबाना था। हाँ। बोला अच्छा।
वो कहा ये तो पहलवान नहीं चाहिए हैं वहाँ ये बोला आप क्या बोला हमारे दिमाग में ये था बड़े तकड़े होंगे। अरे मैं कहा इतने तगड़े नहीं है, हिंदुस्तानी से तगड़ा कोई नहीं है। हाँ। ठीक है, तो उनको देखो ट्रीटमेंट अच्छा हुआ, उनको 15 अगस्त को फिर वहाँ से भेजा भी गया। सर कभी ईमानदारी से बताइए, कभी मन में नहीं आया सामने देख के कि इसको 2 मुक्का धर दूं मैं? आया था क्यों नहीं आया था? इन लोगों ने साला हमारे भाइयों को मारा है, हाँ, और हम इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आया था। लेकिन यही भारतीय सेना को अलग बनाता है कि नियम से चलने वाली सेना है, डिसिप्लिन से चलने वाली सेना है, और इसीलिए पूरी दुनिया में इज्जत और सम्मान भी है अपनी सेना का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए युद्ध के मैदान में चरित्र एक ऐसा चीज होती है कि वो उसके साहस को बढ़ाता है और उसमें विजय की तरफ उसको बढ़ा देता है। क्यों? अगर उसका चरित्र खराब हो गया तो उसका सब कुछ खत्म है, उसकी संस्कृति खत्म है। हमारी राष्ट्र, हमारी सेना में हमारे राष्ट्र का वो संस्कृति, वो चरित्र है यहाँ। क्योंकि ये राष्ट्र कोई 1947 का राष्ट्र नहीं है, ये सदियों का राष्ट्र है। हाँ। ठीक है, इसमें सदियों का कल्चर है, परंपराएं हैं, संस्कृति है। तो वो एक और जो परिपक्व देश है, मैच्योर वाला देश है, यहाँ सभ्यता है, संस्कार हैं। तो यहाँ तो उसी हिसाब से इस सेना उसी से चलती है। सर्वधर्म स्थल होता है हमारे यहाँ, मंदिर मस्जिद गोवर्धन नहीं होता, सही है ना। बात है। ये तो सिविल में लोग जो ना राजनीतिक तौर के ऊपर कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई कुछ न कुछ, हिंदू में मुसलमान, मैं सिख, वहाँ नहीं होता। वहाँ तो वही बंदा मस्जिद में भी जा रहा है, गुरुद्वारे में भी जा रहा है, मंदिर में भी जाके पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थाली में खाना खाते हैं, एक रसोई में खाना बनता है। हाँ, वहाँ तो भेदभाव नहीं होता, बिल्कुल। और ना ही उन जवानों में ऐसे गले से ऐसे भाई, सगे भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी सेना की ताकत है, एग्जैक्टली। यही सेना की ताकत है, और सेना की ताकत राष्ट्र की ताकत बनती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में तो बड़ा रील वील है, वीडियो चलते हैं। 99 में ये नहीं था, तस्वीर छप गई अखबार में, फ़ोटो आ गई, कटिंग्स लग गए, तो वो वही प्रसिद्धि थी उस वक्त की। आज के वक्त में मतलब आज का दौर जैसा दौर पहले रहता, अगर 99 के वक्त में यही रील कल्चर रहता, तो मतलब मेरी कल्पनाओं से परे है कि आप कितने ज़्यादा लोगों से घिरे रहते उस वक्त भी इसी तरीके का माहौल था, जहाँ भी जाते लोग घेर लेते थे आपको? हाँ, लोगों ने 15 दिन तक तो मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा था, हाँ, है ना। रोज़ 2-4 जो है, हाँ, और फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिर कोई पत्रिका वाला आ रहे हैं, कभी किसी भी। फिर तो कोई न्यूज़पेपर, पहले मेमोरी सार्फ थी, अखबार में फ़ोटो देखा ना, हाँ, आपको पहचान लेते थे, हाँ, है ना। आज हमारी मेमोरी लॉस हो चुकी है। ठीक है, आपको अगर 2 साल ना देखा तो आपकी शक्ल मेरे याद नहीं रहेगी। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। हाँ, आज हमारे पास ये जो साधन है ना, हाँ, इसने मेमोरी को लॉस कर दिया। आप देखो 99 के अंदर आपके जो ना रिश्तेदारों के अपना खुद के नंबर सबके याद थे मुजबानी, है ना। बिल्कुल। आज अपना घर का नंबर भी याद नहीं है हमें, मोबाइल में से देखना पड़ता है, हाँ, हैं। हाँ, तो ये हमारी लॉस हुई है ना। तो उस समय बहुत प्यार, बहुत सम्मान इस राष्ट्र ने दिया, मीडिया ने दिया, तो मैं इन सब का आभारी हूँ। कभी इरिटेट भी हुए क्या? कभी किसी ने बहुत अटपटा सवाल पूछ पूछ के दिमाग भी खिन्न कर दिया क्या? नहीं। नहीं, कभी नहीं। तो आज के ज़माने में तो लोग, अब आप देखते हैं आपके भी वीडियोस आजकल, अब जैसे ही जो है 15 अगस्त 26 जनवरी की बात आती है, या उससे पहले भी करगिल विजय दिवस था चूँकि, तो आपका रील जो है, जब आपको मेरे ख्याल से 26 जनवरी के मौके पर जब आपको सम्मानित किया जा रहा था, तो वो उस वक्त की रील आपकी बड़ी चलती है, वो जब आपके लिए कहानी आपकी सुनाई जा रही होती है,
हाथ में आपकी पट्टी बंधी हुई है दिखाई देती है, वो देखा है आपने अपना बिल्कुल वीडियो? बिल्कुल बिल्कुल देखा वो देखा रील पे? हाँ देखा है। नहीं तो देखिए हमारे यहाँ एक थोड़ा सा ये कल्चर है ना, एक ट्रेंड बन जाता है। हाँ। जैसे बस 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती है हाँ। तब हमारे अंदर देशभक्ति जागने लगती हाँ। है। ऐसा क्यों? अरे हमें हर रोज उन वीरों को याद करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि हर रोज एक कोई ना कोई किसी न किसी ने अपनी शहादत दी थी, तब जा कर के 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। तो हमें एक ही दिन क्यों याद करें, हम तो रोज़ याद करना चाहिए। रोज़ हमें उन शहीदों को नमन करना चाहिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनके घरों में मिलना चाहिए। हम कृतज्ञ हैं उनके कि जिन्होंने अपने घर के चिराग को इस राष्ट्र को दिया, और जिनकी बदौलत आज हम आराम से बैठ कर के अपने काम कर पा रहे हैं और इस आज़ादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। एक ही दिन क्यों, हम तो 365 दिन करना चाहिए। 365 दिन हमने कुछ ना कुछ किया है, तब जा कर के हम आज के युग को जी रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ये, और अभी जैसे अभी तिरंगा यात्रा चल रही है ना, ये तिरंगा यात्रा 15 अगस्त तक ही क्यों है? साल भर क्यों नहीं चलती? साल भर चलनी चाहिए। कोई भी चीज हम स्वार्थ के लिए ना करें, निस्वार्थ होकर के करें। जब निस्वार्थता आएगी ना, तभी वो एक सच्चा इंसान, सच्चा भारतीय बनता है। और मैं कहता हूँ कि वर्दी पहनने से फौजी नहीं होता, फौजी होता मन वचन कर्म व्यवहार से। तो हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारे वचन हमेशा एक निस्वार्थता के साथ और फौजी की तरह होनी चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी एक सैनिक के रूप में हैं और रहेंगे। सर 2.5 साल लगे आपको, हुए थे जब आपको युद्ध पर जाना पड़ा, युद्ध के मोर्चे पे, और फिर उसके बाद एक लंबा टाइम जो है आपको अपनी रिकवरी में लगा। उसके बावजूद भी इतनी हैवी इंजरीज के बावजूद भी, मतलब जब शरीर साथ छोड़ देता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी आप अपने विल पावर से खड़े हुए, अपने पैरों पर चले, अपने हाथों बाजुओं में ताकत हासिल की, और पूरा सर्विस आपने फिर पूरा किया अपना सर मेरे ख्याल से। और कहाँ कहाँ सर फिर रहे आप सर करगिल के बाद? बिल्कुल, मैं 16 महीने हॉस्पिटल में रहा और 16 महीने के बाद मैं वापस भारतीय सेना में गया। और हॉस्पिटल से निकलते ही तो मैं IMA देहरादून चला गया था। फिर वहाँ से सीधा वहाँ पहुँचा, क्योंकि उस समय मेरी बटालियन विदेश में थी। अच्छा। लेबनान में। अच्छा। तो ऑपरेशन खुकरी वहाँ पे करके आए थे, साउथ अफ्रीका। तो वहाँ से पलटन आई एकदम से सीधा फिरोजपुर। अच्छा। तो ऑपरेशन पराक्रम में हम हुसैनी वाला बॉर्डर रहे। तो वहाँ से फिर चले गए आसाम, आसाम से अरुणाचल। अच्छा। तो फिर मैं अरुणाचल से आ गया था भूटान, तो भूटान रहा हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि अब जिस तरह से मैं अभी वार्तालाप कर रहा हूँ, हाँ। मैं तो बचपन में कभी क्लास में खड़ा नहीं हुआ था। हाँ। मास्टर ने कोई सवाल पूछा था, जवाब नहीं दे पाया था। तो फिर अपने आप से सवाल किया, गिलानी हुई, यार ये तो पूरा जीवन का है। हाँ। तो फिर पढ़ाई शुरू करी। अच्छा। मैंने इंटर किया, फिर BA किया, हाँ। आर्मी से फिर B.Ed किया, आर्मी के 2 कोर्स किए। तो फिर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर हाँ। OTA चेन्नई रहा अच्छा। 1 साल। हाँ। और फिर 8 साल मैंने जो ना यहाँ जूनियर लीडर एकेडमी बरेली, अच्छा। तो यहाँ मैंने जो है बस पढ़ाने का काम किया। अरे। और मैंने B.Ed भी किया था, तो इसलिए किया कि मैं टीचर नहीं बनूंगा, लेकिन टीच करूंगा। यस। तो सर शानदार अनुभव रहा। औप पराक्रम की क्या यादें हैं सर? और पराक्रम में तो बस रोज, क्योंकि हम हुसैनी वाला बॉर्डर पे थे, और हुसैनी वाला बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो सतलुज नदी के उस तरफ एक हुसैनी, जहाँ पर ये ऐतिहासिक बॉर्डर है, जहाँ सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी लगा करके वहाँ पर उनको रात को जलाने की कोशिश की गई थी। तो वहाँ आज भी उनकी समाधि बनी हुई है। वहाँ बस रोज़ टैंक स्टार्ट होते थे हमारे,
ठीक है, ड्रिल पूरी रोज की आज आदेश मिलेगा। तो वहाँ से 40 किलोमीटर लाहौर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अगर फौज ऐसे मार्च पास्ट करेगी तो 1 घंटे में तो वहाँ पैसे पहुँच जाएगी। तो टैंकों को तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो वहाँ रोज़ तैयारी कर रहे थे, लेकिन बिना गोली फायर करे पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। ये भी एक बड़ी मानसिक जीत थी हिंदुस्तान की। जबरदस्त मोबिलाइजेशन था सर, और ये तो 2002 की ही बात है। हाँ, यस। तो आप 99 लड़े और फिर आप 2002 में वहाँ आप भूमिका में आ गए। यस। तो आपको लगा नहीं कि ईश्वर कुछ ज्यादा ही नहीं मेहरबान है? नहीं, ये तो एक मेरे से तो यहाँ हॉस्पिटल में जब पूछा गया फर्स्ट सवाल कि बोला हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर जाना चाहोगे, मैं कहा नहीं, मैं अपनी यूनिट जाना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि यूनिट हमारा वो घर है हाँ, जो एक फौजी की आत्मा होती है। हम्म, तो ये घर ठीक है, ये सांसारिक घर है। हाँ, हाँ, ये मेरा कर्म वाला घर है। हाँ, वहाँ भाइयों से भी ज़्यादा प्यारे दोस्त रहते हैं, उनके पास जाना मिल। तो बस ये था कि यूनिट जाना है। अब दूसरी लड़ाई लड़ने का इतनी जल्दी मौका मिलेगा, हाँ, तो ये तो एक बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। लेकिन बिना गोली फायर करे भी फिर भी हम लड़े ही हैं, समझो। हाँ, हाँ, हाँ। बॉर्डर पर 1 साल, हाँ, तो पाकिस्तान की तो सांसें वैसे भी अटकी सांसें थी, अटकी अब हुई नहीं थी। थी, अब नहीं तो तो वहाँ तो वहाँ एक पोस्ट था, वहाँ 75 मीटर पे, कहीं 75 कहीं 100 मीटर ऐसे ही। हाँ, हाँ, तो वो कभी एक आवाज़ मारता था, बोला दोस्त तुम बहुत अच्छे हो, हाँ, तुम छुट्टी भी काट रहे हो, तुम्हें तनख्वाह भी मिल रही है, हाँ। हमें ना छुट्टी मिल रही है ना तनख्वाह मिल रही है। अच्छा, वहां से पाकिस्तानी चिल्ला हाँ, रहे हो? हाँ, बोला छुट्टी भी नहीं मिल रही, तनख्वाह भी नहीं मिल रही। हाँ, तो ऐसी हालत है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का हुक्मरान है ना, सेना अध्यक्ष, हाँ, वो अलग ही उसमें रहता है। हाँ, अरे वो कैसे सेना अध्यक्ष हैं हाँ, जो अपने सेना के जवानों को हाँ, अपनी सेना का जवान कहने से ही मना कर रहे हैं? हाँ, हाँ, वहाँ मर रहे हैं, कट रहे हैं हाँ, इनके आदेश के ऊपर, हाँ, और ये बोलते हैं हमारे सैनिक नहीं है। तो इससे उसने अपने राष्ट्र का कितना अपमान किया, अपनी सेना का कितना अपमान किया है, अपनी सेना का कितना भरोसा खोया। वो तो बताइए ना, मुजाहिदीन कह रहे हम थे। मुजाहिदीन कह रहे थे, और इस मुनीर ने जो है हाँ। अभी 2024 में हाँ, स्वीकार कर लिया कि नहीं, हाँ। हमारे सैनिक थे वो। सर, तो आपने जिनको मारे थे वो क्या कुर्ता पजामे में थे या? ये पूरा उन्होंने पठानी सूट पहने हुए थे, आई कार्ड था उनके पास, पेबुक था उनके पास, पूरे आइडेंटिटी थी उनके पास, पाकिस्तानी आर्मी थी वो। बस उसको वो पश्तून दिखाना चाह हाँ। रहे थे कि वो मुजाहिद से हैं वो। ताकि इंटरनेशनल में हमारी हाँ, तो एक अभी एक फिल्म वेब सीरीज भी आई है, ऑपरेशन सफेद सागर, जिसमें 99 की युद्ध में वायुसेना की भूमिका पर बातचीत है। थोड़ा सा हिस्सा मैं आज पे बिल्कुल जानूंगा। देखिए, तो हाँ, कैसे आप कैसे देखते हैं वायुसेना की भूमिका को 99 में? 28 मई से ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। जी। 28 मई को ही ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू हुआ, और 28 मई से ऑपरेशन तलवार शुरू हुआ। नेवी का ऑपरेशन तलवार, एयरफोर्स का सफ़ेद सागर, और थल सेना का ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय। और तीनों ही सेना हमारी शिव का त्रिशूल हैं। जब ये शिव का त्रिशूल चलता है ना, तो अभेद्य लक्ष्य को भेद सकता है और भेदता है, जीत सुनिश्चित है। तो एयरफोर्स ने उन पहाड़ियों के ऊपर मिग 21, मिग 27, आपका मिराज, इससे बहुत बम्बारमेंट किया है, दुश्मन की कमर तोड़ी है। लेकिन वो एक ऐसा युद्ध रहा जिसमें सर बहुत बंदिशें थी। हम एलसी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, एलसी के इस तरफ रहते हो। एयरफोर्स के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। नीचे ग्राउंड फोर्स पड़ी हुई है, ठीक है, और ऊपर से जब बम गिरता है तो पहले तो गाइडेड मिसाइल भी बहुत कम थी, ठीक है, प्रिसाइज्ड अटैक करना बहुत अभी वो पिन पॉइंट पे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो हमारे ऊपर ही गिरेगा, तो अपनी फोर्स के ऊपर गिरेगा। तो बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया इन्होंने, ठीक है, और दुश्मन की कमर तोड़ के रखी थी, कोई नो डाउट, ठीक है। ये इतने दिन चला, अगर ये प्लेन में होता ना
तो हमारी एयरफोर्स तो 24 घंटे में युद्ध की अलग दिशा बदल देती। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर से जो इन्फेंट्री थी, जो नीचे पर फौज थी, उसको आसमान से सेफ रखा। तो ये कम नहीं होता है कि कोई भी पाकिस्तानी जो हवाई जहाज हमारी तरफ नहीं आ सका और हमारे ऊपर बम नहीं गिरा सका। आपने आंखों से देखी थी कि जब हमारे वायुसेना बम गिरा रहे थे तो? मैंने 28 तारीख को तो जो ना इनके हेलीकॉप्टर 3 अटैकर हेलीकॉप्टर तोलोलिंग पे फायर करने के आए थे, अच्छा जिसमें से एक उस दिन गिरा था। अच्छा। एक हेलीकॉप्टर, उसको तो मैंने बहुत करीब से जलता हुआ गिरता हुआ देखा है। ठीक है, तो एयरफोर्स नेवी ने अपने अरब सागर में इसमें जो है पूरा कराची बंदरगाह को घेर लिया, उनका पूरा फ्यूल डैम उड़ा दिया था। ठीक है, 7 दिन का तो फ्यूल बचा था, तब जा करके तो ये भागे थे वहाँ अमेरिका में, बोला हमें बचा लो नहीं पूरा देश खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इनका तो ये तो बेशरम लोग हैं, बेशरम बिल्कुल। भरोसा इन पे कभी जिंदगी में किया ही नहीं जा सकता। जब जब भी हिंदुस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इन्होंने फिर पीठ में छुरा भोंका है। ये तो और परमवीर चक्र के विजेता के मुख से अगर ये बात आ रही है तो इसे और गंभीरता से लेना चाहिए लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर अगर अभी की स्थिति की अगर हम बात करें, हम अभी भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में चीज़ें घटित हो रही हैं, वहाँ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहुत विद्रोह है। पीओके के अंदर, पीओजेके के अंदर जो किया जा रहा है उसको लेकर बहुत विद्रोह है। और ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, आपने देखा कि किस तरह की चीज़ें रहीं। क्या कैलकुलेशन है 99 के वक्त में जो जिस पाकिस्तान को आपने देखा, जिस पाकिस्तान की सेना से लड़े आप और जीते आप, वो पाकिस्तान की सेना और इस पाकिस्तान की सेना में ये और बद से बदतर हो गई है या क्या स्थिति? ये बद से बदतर हो गई है, बद से बदतर हो गई है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र के एक सिर्फ दिखावा है। बाकी वहाँ जो शासक है, वहाँ मिलिट्री शासक है। जो भी चीफ बनता है वो सब कुछ होता है, सर्वा सर्वे होता है। ठीक है, और जितने ये चीफ अभी इनके पाकिस्तान के बनते जा रहे हैं, उतना ही वो अपने देश, क्योंकि इनमें क्रूरता भरी है, कट्टरता भरी है। ठीक है, हिंदुस्तान या भारत से तो इतनी नफरत करते हैं जैसे भारत ने इनका कुछ ले लिया हो। क्या लिया? अरे भारत ने तुम्हें दे दी जमीन जिसमें तुम रह रहे हो, नहीं तो तुम्हारे रहने के लिए जमीन नहीं होती, आसमान छत नहीं होती तुम्हारे पास है। तो ये जो क्रूरता कर रहे हैं, ये अपने देश का और ज़्यादा और अपनी सेना के मनोबल को तोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इनकी सेना में बलूचिस्तान की तरफ से विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, वो लोग ये आपस में मार रहे हैं, काट रहे हैं, और ये आंख दिखाते हैं हिंदुस्तान को। भाई हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। ठीक है, हाथ बढ़ाओगे तो हाथ को धड़ से अलग कर देंगे। नमूना आपने 99 में भी देखा था, नमूना अपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा था। और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करी तो फिर जो है ना, फिर कुछ अलग दिशा हो जाएगी। तो हिंदुस्तान तो भाई सदियों का देश है, इसको छेड़ना नहीं है। बिल्कुल सर। तो आज के वक्त के युवाओं को, जिन्होंने 99 अपनी आँख से देखा नहीं सुना, और आज के युवा जो सेना में आना चाहते हैं, सेना को लेकर या अलग नज़रिया रखते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बिल्कुल जो है, क्योंकि अभी जो 25-26 साल के जो भी बच्चे होंगे है ना, तो वो तो 99 के बाद के पैदा हुए, 2000 के पैदा हैं। उन्होंने कारगिल नहीं देखा है, हमने 71 नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर तो देखा होगा। तो हमें उस सेना की अहमियत को समझना चाहिए। और सेना कहीं अलग से नहीं आती है, इसी समाज से, इसी राष्ट्र से आती है। आपके गांव से आते हैं वो बंदे, उनका सम्मान, उनकी जो इज्जत हमें करनी चाहिए। और ये राष्ट्र लकीरों से नहीं है, युवाओं से राष्ट्र है। युवा की शक्ति, युवा की ऊर्जा, युवा का कौशल, युवा की योग्यता,
इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएगी, इस राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाएगी, इस राष्ट्र को स्वच्छ राष्ट्र बनाएगी, स्वस्थ राष्ट्र बनाएगी। तो मैं युवाओं से ये कहूँगा कि यार सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। तो जीना है तो राष्ट्र के लिए जीना है। जान बचे तो अपनी कम्युनिटी के लिए जी लेना, और फिर थोड़ी सी जान बच जाए तो फिर अपने लिए जी लेना। आज हम सोशल मीडिया का इतना उपयोग कर रहे हैं कि हम अपने लिए जीना चाहते हैं। आप अपने लिए इसलिए जी रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए कोई जी रहा था। सही बात है। ठीक है, उनके लिए भी ध्यान रख लेना। और हमेशा जब सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक थॉट आपके होंगे तो सकारात्मक एक ऑरा बनेगा, आपके अंदर संस्कार भी आएंगे। और जिस व्यक्ति में संस्कार है, डिसिप्लिन है और लाइफ का एक रूटीन है, वो सच में एक इंसान की ज़िंदगी जी रहा है। जब आपका रूटीन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, संस्कार नहीं है, तो हम पशु की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें दुनिया में, पूरी विश्व में, पूरी सृष्टि में सबसे सुंदर अगर कोई जीव परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने बनाया तो इंसान को बनाया यार। हम यहाँ इंसानी ज़िंदगी जीने आए। इंसानी ज़िंदगी जियो, पशुता की नहीं। पशुता की तो पहले भी जी करके आ रहे हैं पिछली उसमें। तो लाइफ में एक डिसिप्लिन, आपका एक रूटीन, आपकी व्यवहार कुशलता कैसी है, आप कार्य की तरफ जाओ। कोई से भी क्षेत्र में रहो यार, आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप मीडिया में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप जो है टीचर हो, एवरीथिंग, कुछ भी हो, लेकिन सोच आपकी सैनिक की होनी चाहिए। मन, वचन, कर्म, व्यवहार से हम अपने राष्ट्र को ऊंची बुलंदियों तक लेकर के जाएंगे। बिल्कुल। जिन लोगों ने सब कुछ अपना नौछावर किया और इस राष्ट्र को हमारे हाथों में दिया, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि इस राष्ट्र को और बुलंदियों तक लेकर के जाएं। उनकी कुर्बानियों को में 4 चांद लगाएं कि तुमने जो कुर्बानी दी उसको हम व्यर्थ नहीं जाने दे रहे। जी बिल्कुल। तो ये सोच अगर युवा हमारे रखेगा और ये सोच हर नागरिक में होगी तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा। और सच में तब हमें अपने स्वतंत्रता का महा उत्सव मनाने का भी जो है गर्व होगा कि हमने ये काम, हमें जो दिया हमने ये बढ़ाया, और आज हम इस स्वतंत्रता के इसमें हम जश्न में डूबे हैं। एक दिन में नहीं, हम रोज डूबना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने हमसे बातचीत करने के लिए वक्त दिया, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमसे बात करके अच्छा भी लगा हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सर। तो दोस्तों, आपने सुना परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी को। हमारे लिए पहली बार ये मौका हमें मिला कि जब हमें इनकी जैसी शख्सियत से बातचीत करने का मौका मिला, इनसे हमने वो बातें सुनी जो व्यक्ति कभी जीवन में कल्पना नहीं कर सकता, उसको इन्होंने जिया है और भारत के लिए लड़े हैं और भारत को विजेता बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी और आप इस बातचीत से मोटिवेट होंगे, अपने समाज में अपना योगदान आप भी बढ़ाएंगे। आप देख रहे थे भारत तक। जय हिंद।